बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर आप भी एक परीक्षार्थी हैं तो बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट किए हुए आपको अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लेना है, क्योंकि बाद में आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपने देखा कि टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के लिए एक साथ परीक्षा का आयोजन किया जाता है। टीजीटी, पीजीटी यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीपीएससी ने सूचना दी है कि 4 से लेकर के 4 सितंबर से इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि क्या रिजल्ट से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए, रिजल्ट जारी होने से पहले अन्य आयोगों का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पहले ये आंसर की जारी करते हैं, उसके बाद से वह उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं और फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी करते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। चूंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 सितंबर से प्रारंभ कर दिया है टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो अब इतना समय नहीं है ये सब प्रोसेस को करने के लिए। यानी इन सभी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि रिजल्ट से पहले ही बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम को निपटा लेना चाहती है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है, खास करके डीएलएड की बात करें तो उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होगा, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगा, ऐसी तमाम समस्याएं आप लोग के कमेंट के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा जो भी मन में आपके भ्रम हैं उन सबको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आयोग ने नोटिस जारी किया है उसमें यह कहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है हम उसकी जांच करेंगे। यानी कि जो भी आवेदन करते समय आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है वह उसकी मिलान करेंगे और उससे जांच करेंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके द्वारा बताया गया है। इसके अलावा बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में जब डॉक्यूमेंट होता है पिछली भर्तियों में, तो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, ताकि ये आज नहीं तो कल आपको देना ही देना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट होगा आपका जो आपने आवेदन किया हुआ है उसका फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका होगा 2 आईडी प्रूफ। 2 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया गया था। आपके आधार में आपका बायोमेट्रिक डिटेल है, इसलिए आधार तो कंपलसरी देना ही देना है। अगर आधार नहीं है तो उस कंडीशन में आप मतलब कि दूसरा कोई आईडी प्रूफ रख सकते हैं जिसमें आपका फोटो लगा हो। जैसे कि पैन कार्ड आप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, जिसमें फोटो लगा होगा वहीं केवल एक्सेप्ट होगा। तो एटलीस्ट 2 आप इस प्रकार से आईडी प्रूफ रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। पहला, अगर आपने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं रखा है या फिर पीडीएफ नहीं रखा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी है तो भी आयोग के पास आपके सारे डिटेल रहते हैं वेरिफिकेशन करते समय, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, नहीं। पहला आपका फॉर्म हो गया, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ रहेगा। उसके बाद से आपके एकेडमिक डिटेल की बात आती है। एकेडमिक आपका हाई स्कूल से शुरुआत होता है। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरे हैं और दोबारा उनका रिजल्ट आया हुआ है तो वो दोनों रिजल्ट भी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी अपने मार्कशीट में संशोधन कराया तो कई बोर्ड्स के द्वारा मार्कशीट पुराना वाला सबमिट करा लिया जाता है और कई बोर्ड्स के द्वारा दोनों मार्कशीट उनको दे दिया जाता है। तो जब संशोधन कराते हैं तो उस पर डुप्लीकेट लिख करके आता है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों मार्कशीट वहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने हाई स्कूल के बारे में बता दिया। इसके बाद से इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसे आप हिंदी में सनद भी बोलते हैं या फिर प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, और मार्कशीट को अंक पत्र बोला जाता है। इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। अब यूपी बोर्ड की बात करें या फिर अन्य किसी बोर्ड की बात करें तो इनके द्वारा पहले क्या था यूपी बोर्ड में कि अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से इनके द्वारा क्या किया गया है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में मिला दिया गया है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर आपका एक में है तो वो वहीं किससे दोनों काम चल जाएगा, और अगर आपका पहले का इंटरमीडिएट और हाई स्कूल है तो उस कंडीशन में अलग अलग आपको मिला होगा, तो अलग अलग दोनों आपको देना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। उसके बाद से अगर आप इंटर के बेस पर डीएलएड किए हुए हैं जैसे कि बिहार के अभ्यर्थी, तो जाहिर सी बात है वो ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं भरे होंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो वो दे सकते हैं। चूंकि आपने आवेदन करते समय नहीं भरा था तो और इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यही मांगा गया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वहीं वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका इंटर वाला जो मैंने आपको बता दिया, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन वाला भी आपको देना होगा। उसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो कि
बिहार से बाहर के हैं, जाहिर सी बात है वह ग्रेजुएशन के बेस पर किए होंगे। जैसे कि यूपी की बात कर लें तो आपको ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन में भी अगर आपका बीए बीएससी बीकॉम है तो 3 साल का होता है, और अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया हुआ है तो 4 साल का होता है। तो चारों सालों का अलग अलग आपको मार्कशीट देना होगा। और अगर आपने बीए बीएससी किया है, अगर सेमेस्टर वाइज है और इस प्रकार से है, तो जैसा भी आपका रिजल्ट होगा वो सब कुछ देना है और सर्टिफिकेट आपको देना है। ठीक है, यहाँ ग्रेजुएशन तक सबका कंप्लीट हो गया। उसके बाद से आपने जो प्रशिक्षण किया है, चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, तो बीएड का भी और डीएलएड का भी अलग अलग सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज मार्कशीट मिलता है, वो आपको देना होगा, और एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको देना होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है या फिर मार्कशीट नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है आपने जो इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट होगा उसे ही अपलोड किया होगा, तो उसी का प्रिंट आउट लेकर के आप जा सकते हैं। लेकिन जिनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होता है उनको प्रोविजनल देना होता है। बिना प्रोविजनल दिए आपका आगे प्रोसीड होगा ही नहीं। तो प्रोविजनल, ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रोविजनल भी नहीं है, वो प्रोविजनल निकलवाने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। जैसे बीए बीएससी बीकॉम में यूनिवर्सिटी से ये आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वाले कंडीशन की बात करें तो डीएलएड के कंडीशन में प्रोविजनल सर्टिफिकेट पीएनपी इशू नहीं करती है। तो उस कंडीशन में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के तौर पर क्या कराना है कि जो आप जिस भी संस्था से आपने डीएलएड किया हुआ है, जैसे कि किसी प्राइवेट संस्था से किया हुआ है, तो उनका जो लेटर पैड होता है, उस लेटर पैड को आप मांगेंगे, उस पर अपना पूरा कंटेंट लिखेंगे कि आपका नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, आपने इस सत्र में डीएलएड किया हुआ है, आपका रोल नंबर ये है, सारे डिटेल उस पर लिखेंगे और उस पर स्टैंप और सिग्नेचर वहाँ के प्रिंसिपल से करवाएंगे, और अपना जो इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट है उसकी कॉपी भी पीछे लगाएंगे, और वो ले जाकर के, जो कि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड करा दिया, वो ले जाकर के आप अपने संबंधित जिले के डाइट से, मतलब कि मान लीजिए कि आप गोरखपुर के निवासी हैं और गोरखपुर के किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने डीएलएड किया है, तो पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट से उसको सर्टिफाइड करवाएंगे उनके लेटर पैड पर, और उसको ले जाकर के आप डाइट पर फिर अप्रूव कराएंगे, यानी वहाँ के प्राचार्य के सिग्नेचर और मोहर कराएंगे। ये आपका माना जाएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के तौर पर, और आयोग भी, बीपीएससी भी इसको पूरी तरीके से मान करके चलेगा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं मिला था उनके बारे में मैंने बता दिया कि मार्कशीट आपका इंटरनेट से प्राप्त वाला जो भी होगा वो चल जाएगा, आयोग इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और जहां तक बात है आपका सर्टिफिकेट का, तो सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आप डीएलएड वाले अभ्यर्थी सर्टिफिकेट अपना तैयार करवा लेंगे। ठीक है, ये सभी प्रोसेस आप आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज ही से इस पर विचार मंथन करना शुरू कर दीजिए और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि कब नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी के लिए 4 सितंबर से तुरंत इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं, तो इन सबको लेकर के आपको अभी से कार्रवाई करना शुरू कर देना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद से यहाँ तक आपका हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डीएलएड और बीएड तक का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की जब भर्ती हुई थी तो यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का वो एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं, ये लेटर भी प्रोड्यूस करना था। अब ये लेटर कैसे मिलेगा, इसको प्राप्त करने के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम और एनसीटी अप्रूवल लेटर डाल करके गूगल पर सर्च करेंगे तो वो पीडीएफ फाइल आ जाता है। अन्यथा की कंडीशन में कई बार क्या होता है कि एनसीटी जो होती है वो बल्क में अप्रूवल देती है। अब एनसीटी मेन हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, इसके अलावा 4 रीजनल इनके ऑफिस हैं, जैसे कि नॉर्थ वाला जो एरिया है उसके लिए अलग रीजन है, तो वो सब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं उसको प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर जाइएगा, उनको बोलिएगा कि हमें एनसीटी अप्रूवल लेटर दे दीजिए कि आपको कौन से बैच में अप्रूवल मिला। एनसीटी का बाकायदा लेटर जारी होता है, वो लेटर 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगा गया था। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि भविष्य में बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी ये मांगा जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मांगा ही जाएगा, लेकिन आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि कल अचानक से मांग दिया जाएगा तो फिर आप कहां से लाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आज आपके पास समय है तो तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो वो एनसीटी का अप्रूवल लेटर जो कि संस्था को मान्यता देता है, उसका अप्रूवल लेटर मांगा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। ठीक है, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में दो राजपत्रित अधिकारियों से आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मांगा गया था, यानी कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया था। आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ के थाना पर जाकर के आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और वो सब कुछ वहाँ के जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो लेटर फॉरवर्ड करेंगे अपने अपर अधिकारी को, और वो सभी चीज़ें अप्रूव होकर के आती है कि हाँ आपके खिलाफ इस जिले में या फिर यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चल रहा है या फिर कोई भी आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। इस प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा गया था 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें होती हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा
ठीक है। इसके बाद से कम 10 से 15 फोटो आपको रख लेनी है। अगर आपने आवेदन करते समय जो फोटो अपलोड किया था ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय वो आपके पास है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपना लेटेस्ट फोटो ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद से अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी, इसके अलावा हाँ एक चीज़ और छूट रहा है जो कि आपकी पात्रता परीक्षा है। अगर आपने बीटीईटी के बेस पर परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे बिहार वाले अभ्यर्थी, तो आपको इनका सर्टिफिकेट देना है। और अगर आप सीटेट के बेस पर सम्मिलित हुए हैं अन्य राज्य के अभ्यर्थी, तो सीटेट सीबीएसई बोर्ड दो प्रकार से जारी करती है। पहला आपका मार्कशीट और दूसरा सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में वो आया होगा, तो जा करके आप उन दोनों को प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको देना ही होगा। सीटेट हो गया। उसके बाद से अगर आपने माध्यमिक के लिए अप्लाई किया था तो एसटीईटी का पेपर 1 मांगा गया था, और उच्च माध्यमिक के लिए अप्लाई किया होगा तो एसटीईटी का पेपर 2 मांगा गया था। और उच्च माध्यमिक में आपका पीजीटी वाला जो है उसमें पीजी बेस मांगा गया था, तो आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी के भी डॉक्यूमेंट्स इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो भी तैयार रखिएगा। जरूरी नहीं है लेकिन कई बार मांगे जाते हैं, विभिन्न प्रकार की काउंसलिंग जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनका मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी है, आप लोग इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। जैसे किसी अभ्यर्थी का नेम के स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का किसी नेम के स्पेस में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर स्पेलिंग में कोई लेटर छूट जाता है, या फिर इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए आप पहले से ही एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपने जो भी जिस भी ज़िले में रहते हैं वहाँ पर जाकर के कचहरी में आप 100 रुपये में बन जाएगा आपका, वो 10 रुपये का एक स्टैम्प पेपर आएगा, उस पर आप अपना कंटेंट लिखेंगे कि आपका बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको संबोधित करते हुए ये पूरा बनेगा। और इसमें आप उनको संबोधित करते हुए ये बताएंगे कि आपका इस डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ है, और इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप अपना पूरा डिटेल लिखेंगे, आपका रोल नंबर ये था और ये सभी डेट में आपकी परीक्षा में, ये सब कुछ कंटेंट लिख करके आप उनको बताएंगे कि आपका ये गलती है, और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप उसमें दिखा रहे हैं कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपका जिसमें सही होगा वो आप चीज़ों उसमें अच्छे से डिटेल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और वो एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस समय आपको एक एप्लीकेशन लिखवाया जाता है कि भविष्य में अगर आपके डॉक्यूमेंट में इस त्रुटि की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसे गलतियों को लेकर के दूसरे का डॉक्यूमेंट लेकर के बच्चे चले जाते हैं। तो इन सब प्रकार से आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जा सकता है, तो उसे घबराइएगा मत। अगर आपका वो डॉक्यूमेंट है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आँच नहीं आएगी, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए लिखवाया जाता है कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, अवेयर रहें कि संस्था आप पर कार्रवाई कर सकती है अगर आप दूसरे का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, ठीक है। बस इतने के लिए ही आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का नाम राहुल कुमार सिंह है और उसके आवेदन में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में केवल राहुल लिखा हुआ है, तो ये मेजर प्रॉब्लम माना जाता है। इस कंडीशन में जैसे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थी को एक एप्लीकेशन लिखवा करके और 6 महीने का वक्त दिया गया था कि आप अपने मार्कशीट में करेक्शन करवा करके फिर से आयोग में सबमिट करिए। तो ऐसी परेशानियों को देखते हुए आपको अलाउ तो कर दिया जाएगा, आपसे एप्लीकेशन लिखवा लिया जाएगा और कुछ समय दिया जाता है कि आप अपने मार्कशीट में या फिर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवा करके ले आइए और फिर हमें सबमिट करिएगा, ठीक है। आपका अभ्यर्थन रोका नहीं जाएगा, लेकिन आपसे एप्लीकेशन जरूर लिखवा लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका स्पेस वाला प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का नाम राम प्रकाश होता है तो वो राम अलग लिखते हैं और प्रकाश अलग लिखते हैं, और कई जगह उनका राम प्रकाश एक ही में लिख करके आता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है स्पेस वाली, ठीक है। तो इसके लिए आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय त्रुटि कर दिया था, तो आयोग ने उनको मौका दे दिया है कि आप 1 से लेकर के 3 सितंबर के बीच में जाकर के अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी त्रुटि है आप जाइए, तुरंत 1 तारीख से शुरू हो रहा है, फॉर्म को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आयोग उसके बाद भी अगर आपके फॉर्म में गलती रहती है तो तुरंत आपके अभ्यर्थन पर ही सवाल उठाने लगेगा कि हमने आपको करेक्शन करने का मौका दिया था, आपने करेक्शन किया क्यों नहीं। तो जरूर कर लीजिएगा अगर आपके आवेदन में इस प्रकार की कोई भी गलती हुई है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कुमारी नेम के पहले लिख करके आता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम श्वेता है, श्वेता के पहले मान लीजिए कुमारी श्वेता लिख करके आ रहा है और उनका नाम
केवल श्वेता है बाकी के डॉक्यूमेंट में, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले जो आयोग होते थे वो लड़कियों के नाम के पहले कुमारी लगाते थे बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको लेकर के बहुत परेशानी नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि आप अपने सपोर्ट के लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, 100 रुपये में कचहरी में बन जाएगा, और 10 रुपये के स्टैम्प पर यही सभी चीज़ें आपको लिखवानी है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट लिख करके आता है और बाकी के डॉक्यूमेंट में हमारे ये नाम है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो एफिडेविट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको उस समय दिक्कत ना हो इस वजह से मैं आपको सहूलियत के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एकेडमिक वाला रिकॉर्ड है, जैसे कि आपके हाई स्कूल से लेकर के बीएड बीटीसी तक के, तो वो सब रिकॉर्ड आपको अभी से तैयार करना शुरू कर देना है, क्योंकि आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में इसी का जिक्र किया है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सब कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ना तो डोमिसाइल प्रोड्यूस करना है और ना ही कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, लेकिन जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि आप निवासी अगर बिहार का दिखाए हुए हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल प्रोड्यूस करना होगा। साथ ही साथ अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होगा। ईडब्ल्यूएस के कंडीशन में केवल 1 वर्ष के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, मतलब कि 1 वित्तीय वर्ष के लिए। तो उस कंडीशन में आपको जो नोटिफिकेशन में वित्तीय वर्ष लिखा गया था, नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, उसी वित्तीय वर्ष में जारी हुआ होना चाहिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी को लेकर के बहुत सारे आप लोग के सवाल आते हैं कि कितने साल पुराना चल जाएगा। तो जनरल एक आइडिया है कि 3 साल पुराना तक आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो मान्य कर लिया जाता है, ठीक है। 3 साल क्यों माना जाता है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि ओबीसी के सर्टिफिकेट में अगर आप यूपी से होंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखा रहता है कि इनके वार्षिक आय जो है सभी स्रोतों से लगातार पिछले 3 सालों में 8 लाख से अधिक नहीं है। यहाँ पर 3 साल का जिक्र किया गया रहता है, तो उसी वजह से यहाँ पर 3 साल जनरली एक आइडिया मान करके चला जाता है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल पुराना तक चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी का भी आपका इसी प्रकार से देखना होगा। और बिहार में जो 8 लाख की लिमिट है उसको प्रूफ करने के लिए वहाँ पर अलग से इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जैसे आप यूपी में देखेंगे तो अलग से इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट में ही ये लाइन मेंशन की गई रहती है कि पिछले 3 सालों में इनका हर स्रोतों से वार्षिक जो सालाना आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं है। लेकिन बिहार वाले सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि वहाँ पर अलग से इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। तो जो भी कैंडिडेट ओबीसी से एससी से एसटी से हैं वो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, और डॉक्यूमेंट तो आपने ये सब पहले बनवा ही लिया होगा क्योंकि आपको अपलोड करना था, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। खास करके अगर बात करें महिला अभ्यर्थी की, तो महिला शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है, दोनों का जो डॉक्यूमेंट बनेगा, बिहार की महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वो आपको आपके जन्म देने वाले पिता के नाम से बनेगा। जैसे विवाहित महिला हैं तो जो उनके फादर इन लॉ होते हैं यानी कि जो ससुर होते हैं, तो उनके नाम से इशू नहीं होना चाहिए। आप विवाहित महिला हैं तो भी आपका जो कास्ट और डोमिसाइल बनेगा वो आपके पिता के नाम से इशू होना चाहिए। कैसे, ध्यान से समझिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि किसी भी महिला का जो जाति होता है वो जन्म से तय होता है, और जन्म देने वाले आपके पिता हैं और जो आपके ससुर हैं वो नहीं है। इसलिए जो आपका कास्ट और जो आपका डोमिसाइल बनेगा वो आपके जन्म देने वाले पिता के नाम से बनेगा, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो इनकम, चूंकि आप विवाहित हो चुकी हैं तो आपका जो आय है वो अब आपके पिता से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि आपके पति से जुड़ा हुआ है। तो जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पति के नाम से बनेगा। देखिए, समय समय पर ये नियम लगातार राज्य सरकारों के द्वारा परिवर्तित किए जाते रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें। तो अगर आपका बाय मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट में आपने पति के नाम से बनवा लिया है या फिर पिता के नाम से बनवा लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका अभ्यर्थन पूरा तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में आयोग थोड़ा समय दे देती है, थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम है तो उस कंडीशन में आपको कुछ समय दे दिया जाता है और आपसे एप्लीकेशन लिखवा लिया जाता है कि अगर आपने इतने समय के अंदर इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया तो आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपको कुछ समय दे दिया जाएगा कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच कहने का मतलब कि मिसिंग है यानी नहीं है आपके पास, तो या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत है, जैसे कि आपने पति के नाम से बनवा लिया और पिता के नाम से बनवाना था, तो उस कंडीशन में आपको कुछ समय दिया जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट फिर से बनवाइए और हमें प्रोड्यूस करिए, आयोग में जाकर के जमा करिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर के घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी आपके मन में डाउट्स थे, जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन थे, उन सबको दूर करने के लिए। बावजूद इसके अगर मेरे से कुछ पॉइंट स्किप हो चुका है, जितना
मैंने बताया उसके अलावा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो के माध्यम से आप सभी को के प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।